देखिए फिर आज फिर हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं साइंस में, विज्ञान यानी कि फिजिक्स में। देखो कल तक हमने मोशन, मूवमेंट, इनके कंसेप्ट समझे, दूरियों को समझा, रफ्तार को समझा, समय को समझा, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम हमने अच्छे से समझा। हमने उसमें आपको ये स्टोरी ऑफ ट्रांसपोर्ट के माध्यम से कुछ चीज़ें समझानी चाहिए कि यात्राएं कैसी हुआ करती थी। हमने बताया कि यात्रा के ज़रिए क्या रहेंगे, मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। हमने ट्रांसपोर्ट शब्द का अर्थ समझाया और उसमें मैं यही समझा रहा था पौराणिक और वैदिक कथाओं को जोड़ जोड़ करके कि पादुकाओं की पूजा हुआ करती थी, ज्ञान का आधार हुआ करती थी, क्योंकि उतना भ्रमण होता था उनका, उनकी यात्राएं होती थी। तो पहले तो एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट तक ट्रांस होने के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए पैर ही काम आते थे, और क्या आ सकता है कि नहीं। तो पैरों के तहत आप चला करते थे। फिर मैंने आपको बताया बड़े बड़े वुड लॉग्स, उन्हीं को हॉलो स्पेस क्रिएट करके उनमें बैठ करके आप जाते थे। फिर आपने देखा कि इन्हें जोड़ा क्यों नहीं जा सकता, तो आपने उनको जोड़ करके एक राफ्ट बना ली, फिर आप उस पर जाते थे। फिर मैंने बताया कि जानवरों की शेप्स को ऑब्जर्व करके आपने नौका बना ली, फिर आप नौका पे जाया करते थे। तो सबसे पहले पैरों के अलावा यदि ट्रांसपोर्ट का कोई ज़रिया बना, जल ही बना। नदियाँ बनी, एक अच्छे खासे हाईवे के तौर पर काम किया करती थी। मतलब जालंधर से दिल्ली तब भी जा सकते थे नदी पकड़ के। नदी कौन से पकड़ते यार, जालंधर से दिल्ली जाना होता अतुल करण, कौन सी नदी पकड़ते हैं? ब्यास पकड़ के दिल्ली जाते बेटा, सीधे उधर नीचे चले जाते कराची, आई बात समझ में, इंदस में मिल जाते। थोड़ा और आगे चले जाओ, नहर निकाल लो, सतलुज यमुना लिंक नहर, ऐसी नहरें बना करके हम किसी भी तरह से आगे जा कर के यमुना से जुड़ना था हमें, है ना, या हमें घग्गर से जुड़ना था, फिर जुड़ जुड़ करके हमने वहाँ पहुँच जाना था। भगवान जानता है कि हम पहुँच ही जाते, इसके लिए नदियों का नक्शा पढ़ना था। ओके, लेकिन हाँ ये क्लियर है कि दिल्ली से आप जरूर प्रयागराज पहुँच जाते। किस नदी पे? यमुना। सिंपल, क्योंकि वहाँ पे कौन सी नदियाँ मिल रही हैं? गंगा, यमुना और बोलो ना बेटा, सभ्य दिखने से बात नहीं बनेगी, बोलो सरस्वती। ऐसे कर रहे थे जैसे सारी नदियाँ इनको कंठस्थ है। गंगा, यमुना, सरस्वती। ओके, तीनों का मिश्रण होता है यहाँ पर, वहीं पर कुंभ लगता है। क्लियर? तो नदियाँ पहला हाईवे सिस्टम बनी, ये सिस्टम सही है। समय आगे बढ़ा, लगभग 4000-5000 BC के अराउंड पहिए का आविष्कार हो गया। पहिया टेढ़ा मेढ़ा रहता था पहले, लकड़ी का ही गोला, लकड़ी की ही स्पोक्स, टेढ़ा मेढ़ा, ऐसे ऐसे चलते हुई बग्गियाँ भी देखी होंगी आपने लंबे समय तक। फिर इसे धीरे धीरे और गोल और गोल और गोल किया, और बेहतर बनाया गया होगा, वो अलग बात है। 4000-5000 BC के अराउंड ऐसा लगता है कहीं ईस्ट में कहीं पर, यानी कि एशिया के भी कहीं ईस्टर्न रीजन्स में इसका विकास हुआ। लगभग 4000 BC के अराउंड ये यूरोप और इंडिया में आया, लगभग 1200 BC के अराउंड ये चाइना के अराउंड गया। इस तरह से पहिए का आविष्कार होने से यातायात के साधनों में बहुत ज़बरदस्त परिवर्तन आया। धीरे धीरे बैलगाड़ियाँ, फिर बग्गियाँ बनने लगी। आपने कई तरह के माल और बोझा ढोने वाले जानवरों का इस्तेमाल किया, जिनमें गधे भी थे, घोड़े भी थे, बैल भी थी, गाय भी का भी इस्तेमाल, भैंस का भी इस्तेमाल कर लिया जाता था। तो इस तरह से इनका इस्तेमाल हुआ करता था। अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग, कहीं ऊँट इस्तेमाल होते थे, कहीं पर और जानवर इस्तेमाल होते थे, लेकिन इन्हें ड्रॉट एनिमल कहा गया, यानी कि बोझा ढोने वाले जानवरों का इस्तेमाल होने लगा, जिनके माध्यम से इन बग्गियों को खींचा जाने लगा। पहिए का इस्तेमाल हुआ, बड़े बड़े योद्धाओं का जन्म भी हुआ। योद्धाओं का जन्म हुआ तो बड़ी बड़ी क्षेत्रों का जन्म हुआ, क्योंकि आप उन पहियों के स्तर पर वो बग्गी दौड़ा करके योद्धा तीव्र गति से युद्ध लड़ सकता था, तीर छोड़ सकता था और ज़्यादा क्षेत्र कवर कर सकता था। चक्रवर्ती कंसेप्ट आ गए, घोड़े दौड़ाए जाते थे अश्वमेध यज्ञ के लिए। सोचिए कितना बड़ा योगदान रहा होगा इन चीज़ों का। तो पहिया आने से परिवर्तन बहुत हो गया। समय आगे बदला, लंबे समय तक ऐसी पहिए के दम पर चलते रहे, और लंबे समय तक पहिए का इस्तेमाल या तो घोड़े के साथ या बैल के साथ होता रहा, और इसी तरह से खेती की गतिविधियां होती रहीं, खेती करते रहे। और हड़प्पा सभ्यता में तो हमें बहुत सारे वो मिले हैं खिलौने, एक का मिला है और बाकी खिलौने मिले, जिनसे हमें पता लगता है कि भाई बैल के साथ हल जोता जाता था और बैल के साथ बग्गी भी। तो हमें काट मिली हैं खिलौने के रूप में कि बग्गियों का इस्तेमाल होता था, बड़ी बात है। उसका एक मोन्यूमेंट मेरे घर पर भी पड़ा हुआ है। तो बग्गियाँ इस्तेमाल में लाई जाती थी, लंबे समय तक यही होता रहा। घोड़े गाड़ियाँ और बग्गियाँ इस्तेमाल में आती रही और आती ही रही। एक समय ऐसे आ गया जिस समय के तहत हमने ये देखा कि स्टीम के बेसिस पर पावर बनानी हमने सीख ली। स्टीम इंजन्स का विकास हो गया। स्टीम इंजन का विकास होने से इसका उपयोग शिप्स में होने लगा, और स्टीम इंजन बेस्ड शिप ने
यूरोपियन कॉलोनियलिज्म को बहुत भयंकर बल प्रदान किया। देखिए, यातायात का ज़रिया बदला, ज़रिया बदलने से ही राजनीतिक और सांस्कृतिक समीकरण बदल गए। आप उन भव्य स्टीम इंजन बेस्ड शिप्स के बेसिस पे भारी मालवाहक पानी के जहाज बनाते थे, जो बहुत भारी भारी मात्रा में और बहुत भारी सामान वस्तुएं एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते थे। बड़ी बड़ी सेना की टुकड़ियों को एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते थे। बड़ी बड़ी तोप एक जगह से दूसरी जगह ले जाई जा सकती थी, और उन्हीं के माध्यम से विश्व के स्तर पर एक ग्लोबलाइजेशन का दौर शुरू हुआ। हालांकि ग्लोबलाइजेशन के रूप में सही मायने में हो तो कॉलोनाइजेशन ही रहा था, लेकिन ग्लोबलाइजेशन हुआ क्योंकि आपके पास स्टीम बेस्ड शिप्स हैं जो 12 महीने चलते हैं। आपको हवाओं के लिए रुकना नहीं पड़ता, आपको ट्रेड विंड्स और अदर विंड्स के बेसिस पर चलना नहीं पड़ता, आप सारा साल चल सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। हवाओं को चीर के निकल सकते हैं वो पानी के जहाज। इसलिए उन्होंने ऐसे ऐसे रूट्स पकड़े जो हवाओं पर निर्भर नहीं थे। आई बात समझ में? समय और बदला, चीज़ें बदली, अभी भी कहानी सही नहीं चल रही थी। आपने उसी स्टीम इंजन बेस्ड चीज़ों को बदला। रेल रोड्स आ गई, रेल की पटरियाँ। पहले उन रेल की पटरियों पे आपने कैरेज दौड़ाए, किनके तहत? घोड़े बांध करके। इसी घोड़े और कैरेज के साथ मेरी फ़ोटो भी ऑस्ट्रेलिया की, देख लेना, आप हैरान हो जाएंगे। आप कहेंगे कि मतलब इंजन से दौड़ाना चाहिए नहीं, पहले घोड़े खींचा करते थे ट्रेनों को, इन्हें ट्राम के तौर पे जाना जाता था। ट्रेन की पटरियाँ भी सड़कों पे ही बिछा दी जाती थी, घोड़ा टुक टुक दौड़ता था और पटरियों पर चलती थी वो गाड़ी, इससे ज़्यादा तेज़ चल पड़ती थी, ज़्यादा दूर चली जाती थी, घोड़ा आसानी से ले जाता था। रेल रोड्स। फिर धीरे धीरे हमने घोड़े हटाए, स्टीम वाला इंजन वहाँ भी लगाया, और कैरेजेस को हमने वैगन में बदल दिया, और बड़े बड़े वैगन और रेलगाड़ी आ गई। रेलगाड़ी क्या दौड़नी शुरू हुई, समय आगे बढ़ा, हमने उसी स्टीम इंजन बेस्ड इंजन को छोटा छोटा और छोटा कर लिया, और हमने मोटराइज्ड व्हीकल बना लिए। 1870 के अराउंड की कहानियाँ हैं, 60-70 मोटराइज्ड व्हीकल आ गए, और उन्हीं मोटराइज्ड व्हीकल के बेसिस पर बसेज आ गई, और भाई चीज़ें आ गई, ट्रक आ गए, और बसेज और ट्रक्स आने के साथ ज़माना बदल गया। आपको लगता होगा भाई साइकिल कहाँ चला गया? साइकिल कहाँ है भाई? 1936-7 की बात है, जब अंग्रेजी सरकार को भारत में ये महसूस हुआ कि हमें साइकिल इंडक्ट करना है यार, तब उन्होंने इम्पीरियल और सिविलियन पुलिस में साइकिल इंडक्ट किए। ये बात आपको पता होनी चाहिए। 1900 जब 1944-45 की बात है, तब ऐसा लगा कि देश के स्तर पर साइकिल की नीति को लागू करना चाहिए। तब साइकिल की यूनियन ने, एसोसिएशन ने इस साइकिल नीति को लागू किया, और 1950 के अराउंड से भारत में साइकिल इस्तेमाल होने लगे। लेकिन प्रचलन में 1960-70 में आए। साइकिल बहुत बात की देन है। पुरानी फिल्मों में साइकिल कहाँ है? गाँव में बैलगाड़ियाँ हैं, बसें हैं, साइकिल नहीं नज़र आता। इसलिए एक समय में साइकिल शान की सवारी था। जिसके पास साइकिल था उसकी चढ़ाई थी, भाई इनके पास तो साइकिल है। साइकिल ले करके ऐसे निकला करते थे मुंशी जी, जिससे उनकी पहचान बनती थी। साइकिल मोटरसाइकिल से कहीं ऊपर हुआ करता था। फिर धीरे धीरे समय आगे बढ़ा, साइकिल फिर आम सवारी हो गया, और आज की डेट में आप साइकिल को क्या ही डिनोट करते हैं ये तो आप ही जानते हैं। फिर स्टैंडर्ड बदला, साइकिल भी महंगे महंगे, हो सकता है आपकी मोटरसाइकिल से महंगे आपका साइकिल हो। सो साइकिल बाद में आया। अब मैं आपसे एक बात पूछूं कि पहले से बाद के क्रम में लगाते हुए, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट खेलते हुए इन्हें ऑर्गेनाइज करके बताएं। ट्रांसपोर्ट के जरियों को ऑर्गेनाइज करो, मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट को करो यार, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट है। तुम लोग तो ऐसे सारी जिंदगी के लिए लेके बैठ गए। अरे बोट की तरह पहले, सबसे पहले, हाँ पहले बोट, पैदल पुदल छोड़ो, पहले बोट, ओके। उसके बाद कार्ट, बुलॉक कार्ट, सेकंड, थर्ड शिप्स, स्टीम इंजन बेस्ड शिप्स, इंटेलिजेंट गर्ल, फोर्थ रेलवे कहते साइकिल, रेलवे, उसके बाद बसेस। बस इतने तक ही बहुत था, वरना तुम गलती कर देते। ये ना पढ़ाया जाता ना तो इसका ऑर्डर भी सेटल करने में जान निकल जाती। पता नहीं किधर रेलगाड़ी डाल देते, कहीं बसेस। कोई तो कहता ऑब्वियसली बस पहले आई होगी, फिर ही रेलगाड़ी कितनी बड़ी है। रेलगाड़ी बेटा पहले आई है, बस बाद में आई है, इसका खेल बाद में जमा है। 1853 में बॉम्बे में रेलगाड़ियाँ दौड़ रही थी, बसें बाद में दौड़ाई गई। आई बात समझ में? ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। फिल्में भी बनी जब बसें आई भारत में, दिलीप कुमार की फिल्में हैं। तो ये ट्रांसपोर्ट के मोड का एक सीक्वेंस हमने यहाँ पर स्थापित किया। ये ट्रांसपोर्ट बहुत ज़रूरी था, इसी से देश का विकास हुआ, समाज का और विश्व का विकास हुआ। हमारे देश में तो भैया स्वतंत्रता संग्राम का आंदोलन ही इसके आधार पर चल पड़ा। रेलगाड़ियों ने देश के लोगों को एक से दूसरे से जोड़ने का आधार बनाया, और इससे हमारा राष्ट्रवाद पनपा। हमारे उद्योग जगत ग्रामीण क्षेत्रों में भी बर्बाद उसी रेलगाड़ी की वजह से हुए। ये भी एक अलग कहानी है। इतनी कहानी समझ आई? स्टोरी ऑफ ट्रांसपोर्ट समझ में आया भाई? हमने मोशन मूवमेंट का कंसेप्ट समझा था ना, स्टोरी ऑफ ट्रांसपोर्ट का कंसेप्ट भी समझ गए। इन दोनों चीज़ों को रोकते हुए अब एक बात समझते, एक कहानी समझते।
अच्छा, जब हम मोशन समझ रहे थे भाई, कई मोशन हमने डिस्कस किए, बड़ी सारी मूवमेंट भी हमने देखी, कुछ चीज़ों को डिस्कस कर लेते हैं आज की डेट में भी, मोशनों के नाम समझ लेते हैं अलग अलग। अच्छा यार, मुझे एक बात बताओ कि यहाँ से ये बस चली, यहाँ पर ये बस पहुँची, यार कौन सा मोशन हुआ होगा बताओ प्लीज़? हैं? हाँ, इसको अपन रेक्टिलिनियर मोशन कहेंगे। ओके, एक मोशन का प्रकार रेक्टिलिनियर मोशन हो गया, सही बात है। तो हमको ऐसा नहीं लगता इसमें 2 मोशन हुए हैं? हाँ यार, इन लड़की इंटेलिजेंट होती जा रही है डे बाय डे। इसमें 2 मोशन हुए, रोटेशनल माने कि सर्कुलर, और रेक्टिलिनियर। अच्छा, ऐसा मोशन कहीं और भी दिखाओ मुझे। अच्छा, जब बैट्समैन ऐसे करके चौका मारता है तो क्या होता है? रोटेशनल एंड रेक्टिलिनियर मोशन दोनों होते हैं। गेंद गोल घूमती है, लेकिन घूमते हुए वो एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र की ओर भी पहुंच जाती है। एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र की ओर जब आप सीधी लकीर में जा रहे हैं तो क्या हो रहा है? रेक्टिलिनियर मोशन हो रहा है। और जब आप गोल घूम रहे हैं तो क्या हो रहा है? रोटेशनल मोशन हो रहा है। एक तरह से आप इसे सर्कुलर मोशन भी कह सकते हैं। आई बात समझ में? ये बात समझ में आई? अच्छा, कोई और मशीन, कोई और मूवमेंट बता सकते हैं जो मूवमेंट होता हो? जैसे हमने कल एक मूवमेंट डिस्कस किया था, जैसे झूले पे चढ़ा हुआ बच्चा ची ची, कौन सा मोशन है? एक निश्चित समय में एक गतिविधि बार बार हो रही है, एक निश्चित समय में एक मूवमेंट बार बार हो रहा है, तो ये क्या हो रहा है? इट इज़ अ पीरियोडिक मोशन। हमने इसे पेंडुलम के तहत ऑसिलेशन कह के पुकारा था कल। वो इसका और साइंटिफिक और टेक्निकल नेम है, थोड़ी बड़ी क्लासेस में समझेंगे। बेसिकली इट इज़ अ पीरियोडिक मोशन। एक निश्चित समय में चीज़ बार बार वहीं आ रही है, सेम परिस्थिति को प्राप्त कर रही है, आगे पीछे। तो घड़ी का पेंडुलम हो या फिर बच्चे का वहाँ पर स्विंग करना हो, इट इज़ अ पेंडुलम, इट इज़ अ पीरियोडिक मोशन। एक रेक्टिलिनियर मोशन, एक सर्कुलर मोशन यानी कि रोटेशनल मोशन, एक पीरियोडिक मोशन। अच्छा यार, अब मुझे एक बात बताओ कि दोनों चीज़ें एक साथ करानी है यार, रोटेशनल मोशन और पीरियोडिक मोशन एक साथ कराना है, करा के दिखाओ। कर दूंगा ना सिलाई मशीन में। सिलाई मशीन चिक 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 चिक, कौन सा मोशन? रोटेशनल। और चिक 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 चिक, सुई पीरियोडिक। रेक्टिलिनियर कौन बोला इधर से? ऐसा थोड़ी ना सुई एक बार चली जाएगी और चली जाएगी, वापस भी तो आएगी उधर। पीरियोडिक, सुई आ रही है जा रही है, निश्चित समय में वापस आ रही जा रही है। पीरियोडिक, रोटेशनल, दोनों मोशन हो गए ना भाई। अब इनमें एक चीज़ समझ में आई, इसमें बस एक जगह से दूसरी जगह गई थी, उसमें गेंद एक जगह से दूसरी जगह गई थी, या फिर 26 जनवरी पर परेड एक जगह से दूसरी जगह रेक्टिलिनियर, या फिर सुबह सुबह आपकी परेड कॉलेज में स्कूल में रेक्टिलिनियर, ये सब कुछ तो ठीक है। चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह जा रही थी, है कि नहीं? इस पंखे का क्या, उस सिलाई मशीन का क्या? ये तो एक जगह से दूसरी जगह जाती नहीं, तो फिर क्या है? और हमने क्या देखा था कि मोशन क्या है भाई? एक समय के तहत किसी भी वस्तु की पोजीशन एक जगह से दूसरी जगह होना, एक पोजीशन चेंज होना। तो एक समय के तहत पोजीशन का चेंज हो जाना ही हमने देखा था क्या था? मोशन था ना भाई। समय के तहत पोजीशन का चेंज हुआ ना, मोशन ही था। लेकिन इनकी तो पोजीशन चेंज नहीं हो रही। पोजीशन चेंज हो रही है ना भाई, किसकी हो रही? चलो आपको एक बात बताता हूँ, एक मूवमेंट करानी है। ये आप हैं, शक्ल देखिए। एक मूवमेंट करानी है, हाथ, एक मूवमेंट करानी है जिसमें जो ऑब्जेक्ट है उसका डिस्टेंस आपसे ऑलवेज सेम रहना चाहिए। कराइए, कौन सी मूवमेंट है? जल्दी बोलो, मैं बताता हूँ। अगर मैं इसकी मूवमेंट यहाँ कराता हूँ तो इसका डिस्टेंस तो फिर आपसे सेम नहीं रहा, बढ़ गया। फॉरवर्ड मूवमेंट अगर मैं पीछे की ओर लेता हूँ तो इस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस आपसे फिर बढ़ गया, तो ये मूवमेंट तो हो नहीं सकती। तो रेक्टिलिनियर तो हो नहीं सकती, है ना? फिर पीरियोडिक मूवमेंट भी नहीं हो सकती। लेकिन ये ऑब्जेक्ट यहाँ था ना, मैं इसे यहाँ की ओर मूव करता हूँ, आपका और इसका डिस्टेंस सेम ही है, लेकिन मूव कर गया। यहाँ की ओर मूव किया, आपका और इसका डिस्टेंस सेम है, मूव कर गया। सर्कुलर मोशन, रोटेशनल मोशन तब अचीव होता है जब सेंटर से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस ऑलवेज सेम रहता है। जब सेंटर से यानी कि पर्सन से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस ऑलवेज सेम है, जैसे हाथ में रस्सी बांध करके पत्थर बांध के घुमाना, चिक 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 चिक, हर पॉइंट पर उस पत्थर का डिस्टेंस आपके हाथ से सेम होगा। सर्कुलर मोशन सिर्फ तब अचीव होगा जिस पॉइंट पर आप इस डिस्टेंस को चेंज कर देंगे, यानी कि हाथ से रस्सी छोड़ देंगे, सर्कुलर मोशन उसी पॉइंट पे ब्रेक होकर टेंजेंट बन जाएगा। ओके, इतनी कहानी समझ आई? तो अगर सर्कुलर मोशन
अगर आपको डेफिनेशन देकर के मोशन पूछा जाए तो बता सकते हैं कि ये मोशन कौन सा है जिसमें सेंटर से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस ऑलवेज सेम है? कौन सा मोशन? ऑब्वियसली किसी और मोशन में ये पॉसिबल नहीं, पीरियोडिक में भी नहीं, रेक्टिलिनियर में भी नहीं, ओनली पॉसिबल इन सर्कुलर रोटेशनल मोशन। ओके, तो जैसे ये पंखे के नोकों पर अगर मैं एक साइन लगा दूं तो ऑलवेज उस साइन का डिस्टेंस इस सेंटर से किसी भी पोजीशन पे मूव होते हुए सेम ही होगा। तो ये सर्कुलर मोशन है। इसी तरह से अपन मोशन करते हैं, और ये मैंने मोशन कल आपको समझाए। तो एक ही चीज़ में दो दो मोशन करा दिए, जैसे सिलाई मशीन में, बस में और गेंद में। देखिए दो अलग अलग मोशन हो गए, तीनों में कौन से मोशन हो गए? गेंद में देखिए दो मोशन का कॉम्बिनेशन है, सर्कुलर और रेक्टिलिनियर। बस में भी देखिए सर्कुलर रेक्टिलिनियर, लेकिन सिलाई मशीन में सर्कुलर और पीरियोडिक। इस तरह से और भी कॉम्बिनेशन तुम सोच लेना, घर पे जा कर के पढ़ लेना, प्रयास कर लेना, दिक्कत की क्या बात है। ये करना बहुत ज़रूरी था, ये करना बहुत ज़रूरी था। क्यों था अभी समझाऊंगा, पहले आगे की कहानी समझ लें। आपको ये भी बताऊंगा कि मोशन के साथ ही मेजरमेंट वाला टॉपिक क्यों जुड़ा गया है, क्योंकि चैप्टर अपन पढ़ रहे हैं क्लास 6 का। चैप्टर का नाम क्या है? मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेज। क्या है? मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेज। आज पार्ट 2 चल रहा है। ये मेजरमेंट वाला टॉपिक मोशन के साथ ही क्यों रखा है, समझ में आ जाएगा। ओके, आगे बढ़ें। अलग अलग चीज़ें समझी तो यार, क्या सिर्फ इतनी सी बात थी? बस चला ली, साइकिल चला लिया, कहानी ख़त्म हो गई? कहानी शायद यहाँ पर नहीं रुकती। हो सकता है आपने ये भी सुना हो कि पिछले कुछ समय पहले कोई यान मंगल पे भी उतरा, तो कोई स्पेस क्राफ्ट भी होते होंगे, लेकिन उसके पहले एरोप्लेन भी तो होते होंगे। तो ऐसा भी तो हो सकता है ना कि 1900 के शुरुआती दिनों में एरोप्लेन आए होंगे। तो फिर रेलगाड़ी के बाद बस, बस के बाद कौन है भाई? एरोप्लेन। बस के बाद कौन था भाई? एरोप्लेन। एरोप्लेन बाद में आया 1900 के अराउंड, 1900 के शुरुआती सालों में आया, वर्षों में आया। कौन? एरोप्लेन। एरोप्लेन के बाद कौन आए? स्पेस क्राफ्ट, जो आपको भाई आपके मंडल से ही बाहर कर देते हैं, यानी कि आपकी ग्रेविटी के पुल इफेक्ट से ही बाहर सीधा दूसरी जगहों पे ले जाते हैं, दूसरे ग्रहों पे, चंद्रमा पे जाएंगे। तो 1960 के वो दौर थे ना, जब हम चंद्रमाओं पर उतर रहे थे जा करके। अमेरिका भी उतर रहा था, रशिया भी उतर रहा था, दोनों में चिलपंथी लगी हुई थी कि कौन पहले उतर रहा है। हमारे भी उतरे थे ना भाई, राकेश शर्मा, एक यूरी गागारिन भी तो थे, सुने होंगे तुमने उनके नाम। किसने सबसे पहले गोला लगाया, कौन सबसे पहले वहाँ पर उठ जा करके उतरा? यार पढ़ा करो ऐसी बातें। अपोलो विमान का रूल क्या था, समझा करो। ओके, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो इस तरह से हम वहाँ तक पहुँच चुके हैं। बहुत सी चीज़ें पढ़ी। एक तरफ मैंने आपको बताया किस तरह से पहिया बना, बड़े बड़े पहिए। तो पहले आपने देखा सबसे पहले शुरुआत किससे हुई? बड़े बड़े पहियों से। फिर हमने अचीव किए छोटे छोटे पहिए। फिर हमने इतने इतने पहिए भी देखे, किसके? वो रोवर के, जो मंगल की भूमि पर उतरता है, क्योंकि वहाँ पर सफ़र तय करने का एक ही तरीका है, छोटे छोटे पहिए। क्योंकि बड़े पहिए होगा तो इम्बैलेंस होकर के टकरा करके उलट जाएगा। सीधा करने वापस मंगल जाना आसान नहीं है। पता लगे उलट गया, काहे? जॉन डियर के टायर लगा दिए थे, अब इसको सीधा करने के लिए एक और यान उतारेंगे। छोटे छोटे टायर हैं जिनका पर्पस सिर्फ और सिर्फ एक मूवमेंट देना है, जितना भी टकरा ले उलटता नहीं। ये कहानी सेटल्ड है। ओके, यही कहानी है। इसलिए टायर महत्वपूर्ण, यानी कि व्हील का साइज महत्वपूर्ण होता है। तो हम वहाँ से शुरू हुए 5000 BC में, जहाँ पर पहली बार पहिया आया, आविष्कार हुआ, और हम यहाँ तक पहुँचे कि मंगल पर उतारने योग्य भी पहिए हमारे पास हैं। सोचिए यात्रा कहाँ से थी? पैरों में पहनने के लिए पादुकाओं से शुरू हो करके पहिए से यात्रा बैल के साथ पूरी करते हुए स्टीम से चलित उन बड़े बड़े शिप से हो करके लोहे की पटरी पर चलने वाली रेलगाड़ियों से, बड़े बड़े रबर के टायरों पर दौड़ने वाली बसों से होते हुए, हवा में बातें करने वाले वो हवाई जहाज़ से लेकर के इस पूरे के पूरे यूनिवर्स के फेर लगाने वाले उन बड़े बड़े स्पेस क्राफ्टों तक, ये विकास है। मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट ही तो है जो आपको कुछ मीटर से कुछ किलोमीटर से कुछ 100 मीटर तक, कुछ 1000 किलोमीटर तक, कुछ लाख किलोमीटर तक ले गया। मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट था। तो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट तक हम कैसे पहुँचे हैं, इसके लिए मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस बड़ी बात है। ये ना हुआ होता तो मंगल पे कहाँ पहुँचे होते? वो याद करिए मनोज कुमार का गाना, देता ना दशमलव भारत तो चांद पे जाना मुश्किल था। धरती आकाश की दूरी का अंदाज़ा लगाना मुश्किल था। अंदाज़ा लगाएंगे बेटा तभी तो जाएंगे ना। सही बात है। कितना तेल डलाना है पता लगा, ये 300 मीटर ऊपर जाके गिर गया, ऐसा नहीं, उड़ता ही रहता है। ओके, एस्केप वेलोसिटी के लिए कितनी रफ्तार देनी है आपको, ये कैसे पता चलता है, ये अभी समझा दूंगा। आगे बढ़ते हैं। हाउ वाइड इज़ द डेस्क?
देखिए आज बहुत आसान है हमारे लिए ये चीज़ों को समझना कि हम चीज़ों का माप कैसे करते हैं, हम उनकी चौड़ाई को कैसे नापते हैं, लंबाई को कैसे नापते हैं। आज आपके सामने बहुत सी चीज़ें एग्जिस्ट कर रही हैं। यहाँ पर भी बहुत बड़ी गलती आ जाती है, हम कुछ चीज़ों को यकायकी इस्तेमाल में ले आते हैं उनकी प्रक्रियाओं को समझे बिना। यकायकी हम इस्तेमाल में ले आते हैं, हम रोज़ चीज़ों के इस्तेमाल कर रहे होते हैं, हमें उनके फिनोमेनास पता नहीं होते। हमें नहीं पता है कि बोर्ड पर ये जो लिखा जा रहा है इसके पीछे कुछ सिद्धांत है, ये मैं नहीं जानता, लेकिन हम लिख रहे हैं। तो क्योंकि आप रोज़ इस कलम का इस्तेमाल करके लिख रहे हैं, इसका मतलब आपको कलम की पूरी जानकारी है। ये भी तो भ्रम है, ये भी तो भ्रम है। सरफेस को मैं और चिकना कर दूं तो क्या आप लिख पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। काहें? फ्रिक्शन ज़ीरो हो जाएगी, और जब फ्रिक्शन ज़ीरो हो जाएगी तो आप लिख नहीं पाएंगे। इट इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि कलम चल ही नहीं पाएगी। फ्रिक्शन लेस सरफेस पे कलम चल ही नहीं पाएगी, और जब कलम चल ही नहीं पाएगी तो माल मटेरियल बाहर कहाँ से आएगा? आई बात समझ में? और लिखने के लिए क्या केवल यही ज़रूरी है कि ये सरफेस जो है इसमें कुछ फ्रिक्शन होनी चाहिए? क्या प्रेशर का कोई रोल यहाँ पे काम नहीं कर रहा? यदि प्रेशर का कोई रोल काम नहीं कर रहा तो थोड़ी देर में ये सूख कैसे जाती है? इसे ढक्कन लगाने की ज़रूरत क्यों है? क्या इसके बाहर के दबाव में और अंदर के दबाव में अंतर नहीं है? अंतर नहीं है। क्या ये सूख तब नहीं जाती है जब बाहर इसे इस तरह से नज़र आता है कि शायद बाहर मॉइस्चर का लेवल कम है और अंदर इसके मॉइस्चर ज़्यादा है, तो हाई मॉइस्चर एरिया से लो मॉइस्चर एरिया की तरफ मटेरियल फ़्लो कर जाता होगा, सूख जाती है। थोड़ी देर ढक्कन बंद करके रखो, मॉइस्चर रीइंस्टेट होता है, फिर चल पड़ती है, क्योंकि नोक सूख जाती है ना। अंदर का माल शायद सेटल रहता हो और अंदर से वो मॉइस्चर इंक की फॉर्म में फिर से नोक पे आता है और फिर नोक चल पड़ती है। थोड़ी देर ढक्कन बंद करने से इसलिए तो चल पड़ती है। विज्ञान ही तो है जो मैं रोज़ इस्तेमाल करता हूँ, तो क्या मैं विज्ञान को नकार दूँ? ठीक है, माप मपाइयाँ तुम्हें बहुत पता होंगी, लेकिन समझनी ज़रूरी है, क्योंकि इकाइयों को समझना है। इकाइयाँ मने द यूनिट, जिस तक पहुँचना है आगे वाले चैप्टर में काम आएगा। डेस्क की चौड़ाई नापे तो नापे कैसे? देखो, ये बोर्ड की चौड़ाई कैसे नापे भाई? तुम एकदम प्रिमिटिव सोसाइटी में हो, बताओ नाप के दिखाओ, तुम क्या करोगे? कई तरीके अपनाओगे, है ना। समाज में बहुत से तरीके अपनाए जाते हैं। एक तरीका कैसे ना अपनाया जाता है, याद होगा आपको वो सिस्टम अकबर के ज़माने में ज़रीब पैमाइश का एक तरीका, जंजीर और बैम्बूज़ के साथ मापा जाता था, माप शायद बेहतर आता था। एक तरीका ये कि मैं इसके तहत माप लूँगा। देखिए, एक इस तरह से, एक डंडा, दो डंडा, दो डंडा, और यहाँ पर ये पता नहीं कि कितना डंडा, दो डंडा और थोड़ा और डंडा, इस तरह से नाप लिया। ये तो एक डंडा है, तो मैंने नाप लिया। अब मुझे इसका सेंटर निकालना है, इसी आधार पे सेंटर निकालना, निकाल के दो। तो मैं क्या करूँगा, एक डंडा, दो डंडा और उधर डंडा था, मैं अंदाजतन यहाँ कहीं सेंटर निकाल दूंगा, क्योंकि वो जो उतना था उसका आधा ले लूँगा और बाकी दो डंडे के बीच का यहाँ कहीं, ये मेरा सेंटर है। दूसरा आ गया छोटा डंडा लेकर के, ये उसका डंडा है। एक डंडा, दो डंडा, तीन डंडे, चार डंडे, कई डंडे, ये उस हिसाब से अपना सेंटर निकालेगा। हम सब अपना अपना सेंटर निकालते जाएंगे। इस तरह से समस्या का हल नहीं, सेंटर गलत निकल कर आएंगे, सेंटर करेक्ट नहीं आएंगे, और सबके अपने अपने डंडे हैं तो सबके अपने अपने सेंटर आएंगे। हमें सेंटर निकालना ज़रूरी था, दो बराबर हिस्सों में चीज़ों को बांटना ज़रूरी था, उनका विभाजन अनिवार्य था, तभी तो काम चल सकता है। यदि दो लोग एक डेस्क पर बैठे हैं, तुम्हें उन्हें लड़ने से रोकना है, तुम्हें वो डेस्क दोनों में बराबर विभाजित करना है। विभाजन हमेशा समस्याओं का कारण नहीं होता, विभाजन समाधान भी करता है। ऐसा भी नहीं है कि समाज में नियमों में, श्रृंखलाओं में विभाजन करना समाज को बर्बाद ही करता है। विभाजन करना कई बार आपको आबाद भी करता है। ठीक इसी तरह से टेरिटरीज़ का डिवीज़न होता है, कमरों का घर में विभाजन होता है, खाने का भी तो विभाजन करते हो ना, दाल की कटोरी, चावल, रोटी, अचार, दही। अगर ये विभाजन ही ना हो तो तुम स्वाद कैसे चखोगे? या विभाजन अनिवार्य है, तुम तय कर सको कि किसका स्वाद तुम्हें अधिक चाहिए। इसी तरह से वो डेस्क का विभाजन कर दिया, आधा तुम्हारा आधा उसका। लेकिन यदि आधा ही इनकरेक्ट है तो किसी एक का अतिक्रमण हुआ, किसी एक के अधिकार ज़्यादा सुनिश्चित हुए, तो फिर तो ये समाज में भेद का आधार हो जाएगा, ये तो लड़ाई का अधिकार आधार हो जाएगा। तो विभाजन बराबर का बराबर होना चाहिए। इसके लिए ये ज़रूरी है कि आपके पास विभाजन करने की वो जो पैमाइश है